बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंशाल्लाह न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर हम पढ़ेंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा इस चैप्टर का ना। और ये एमडीकेट के लिए 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैं आपको सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। नंबर 1, सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर नंबर 1 हमारे कौन से सेल आ जाएंगे? एक्साइटेबल सेल यानी कि न्यूरॉन, और नॉन एक्साइटेबल सेल, एक्साइटेबल सेल यानी कि हमारे न्यूरो ग्लायल सेल, ये शामिल होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम नंबर 2 में क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 3, ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पर हम देखेंगे फंक्शन ऑफ न्यूरॉन के बारे में। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन के बारे में देखेंगे। और नंबर 4 के ऊपर हम देखेंगे कि जो न्यूरॉन माइलिनेटेड है उसके क्या काम है, और जो न्यूरॉन अनमाइलिनेटेड है, नॉन माइलिनेटेड है, उसके क्या काम है। ठीक है, माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में देखेंगे, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के बारे में हम देखेंगे। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगा हमारा आज का, वो इंशाल्लाह होगा किसके ऊपर? नर्व इम्पल्स के ऊपर। किसके ऊपर? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगा आज का वो किसके ऊपर होगा? नर्व इम्पल्स के ऊपर। ठीक है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम के ऊपर हम क्या करेंगे? आज बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। भाई देखें, इसके अंदर मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि एक हमारे पास कौन से सेल होते हैं? एक्साइटेबल सेल। ठीक है, और दूसरे हमारे पास कौन से हैं? नॉन एक्साइटेबल सेल। ठीक है, एक्साइटेबल सेल के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है? न्यूरॉन। और नॉन एक्साइटेबल सेल जो होते हैं उसके लिए हमारे पास कौन से सेल आ जाते हैं? न्यूरो ग्लायल सेल। अच्छा, देखिए, एक्साइटेबल सेल की मीनिंग मतलब पता पता होना चाहिए आपको। एक्साइटेबल सेल वो होते हैं जो नर्व इंपल्स को जनरेट, कंडक्ट और ट्रांसमिट करें। ठीक है, जो नर्व इंपल्स को क्या करें? जनरेट भी करें, कंडक्ट भी करें और ट्रांसमिट भी करें। भाई जनरेट, नंबर 2 कंडक्ट, और नंबर 3 ट्रांसमिट। ठीक है, नॉन एक्साइटेबल सेल का नर्व इंपल्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, मीन्स के मैसेज को ट्रांसफर करने में इसका कोई मकसद नहीं है। अच्छा, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद आपने याद रखना है। इनका मकसद होता है प्रोटेक्शन के लिए, नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए। नंबर 2 इनका काम होता है नर्वस सिस्टम की सपोर्ट के लिए। नंबर 3 इनका काम होता है नर्वस सिस्टम के इम्यून सिस्टम के लिए। मीन्स के नर्वस सिस्टम के ऊपर कोई कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमला ना करे, उससे बचाने के लिए। ठीक है, और नर्वस सिस्टम के अंदर एक ये फ्लूइड रिलीज करते हैं जिसे बोलते हैं CSF। ये याद रखना है आपने, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये रिलीज करवाते हैं एक तरह के सेल से, एपिंडाइमल सेल से, जो क्या करता है? नर्वस सिस्टम को सपोर्ट, प्रोटेक्शन और ब्यूंसी देता है। मींस के हमारा जो ब्रेन है वो 1.8 kg का है असल में, उसको तकरीबन 0.8 kg तक उसका वजन हमें महसूस होता है। वो कैसे होता है? 1.8 नहीं, सॉरी, ये होता है 1.5 kg। ठीक है, 1.5
1.5 केजी, ये ज़हन में रखना है। 1.5 केजी के ब्रेन को 0.8 केजी जितना हमें महसूस करवाना, वो भी किसका काम होता है? सीएसएफ का। कैसे होता है? इसके अंदर ना फिजिक्स आ जाती है, ब्यूंसी फोर्स। ठीक है, जैसे पानी के अंदर इंसान अपने आप को हल्का महसूस करता है ना, ऐसे ब्रेन के इर्द गिर्द ना ये पानी मौजूद होता है ना, सीएसएफ, ये ब्रेन को हल्का महसूस करवाता है। वो कैसे, हम आगे जाके भी इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम, अच्छा, न्यूरॉन के बारे में भी आपको बता दूं कि न्यूरॉन के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 पार्ट इसका कौन सा है हमारे पास? नंबर 1 पार्ट होता है डेंड्राइट, ठीक है। और नंबर 2 पार्ट इसका कौन सा होता है? याद रख लें, सेल बॉडी, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है? साइटोन। इसी को कहा जाता है पेरी कैरियन, और इसी को कहा जाता है सोमा, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 इसका याद रखना है पार्ट आपने, एक्सॉन। डेंड्राइट क्या करता है? किसी और पेन से हम इसको शो करते हैं। देखें, ये जो डेंड्राइट होता है ना, ये नर्व इंपल्स को क्या करता है? नर्व इंपल्स की बात नहीं, ये मैसेज को लेकर आता है अपनी तरफ ना। मीन्स के मैसेज इसके पास आता है, रिसेप्टर से मैसेज जो रिसीव करता है वो डेंड्राइट करता है। ये क्या करता है? रिसीव मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर, ठीक है। और सेल बॉडी, साइटोन, पेरिकोरियन या सोमा, ये क्या करते हैं? इस मैसेज को कन्वर्ट करते हैं नर्व इंपल्स में। मैसेज कन्वर्ट इनटू नर्व इंपल्स, ये आपने जहन के अंदर रखना है। अच्छा, अब मैसेज जो कन्वर्ट हो गया नर्व इंपल्स के अंदर या इलेक्ट्रिकल इंपल्स के अंदर, उसको क्या करना है? ट्रांसमिट भी तो करना है ना। तो वो ट्रांसमिट कौन करता है? ट्रांसमिट या कंडक्ट कौन करता है? एक्सॉन करता है, ठीक है। कंडक्ट करना, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट, ट्रांसमिट करना, वो किसका काम है? एक्सॉन का, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना हम नॉन एक्साइटेबल सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? नॉन एक्साइटेबल सेल के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसके लिए हम पेन को दूसरा कलर यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसके बारे में हम पढ़ते हैं? नॉन एक्साइटेबल सेल के बारे में हम पढ़ते हैं। देखें, नॉन एक्साइटेबल सेल के बारे में हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, देखें, नॉन एक्साइटेबल सेल के अंदर ना हमारे पास कौन कौन से सेल आ जाते हैं? एपिंडाइमल सेल आते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे हमारे पास आते हैं माइक्रोग्लायल सेल, माइक्रोग्लायल सेल। नंबर 3 हमारे पास कौन से आ जाते हैं? एस्ट्रोसाइट्स। नंबर 4 हमारे पास कौन से आ जाते हैं? शिवान सेल, या दूसरे कौन से? ओलिगो डेंट्रोसाइट, डेंट्रोसाइट। अच्छा, एपिंडाइमल सेल का काम क्या है? देखें, एपिंडाइमल सेल ऐसे सेल हैं जो, नंबर 1 तो ये याद रखें, एपिंडाइमल सेल कहाँ पर मौजूद होते हैं? याद रख लें कि एपिंडाइमल सेल जो होते हैं ये ब्रेन के ब्रेन वेंट्रिकल्स में मौजूद होते हैं। ये ब्रेन वेंट्रिकल्स क्या है? अगला जो लेक्चर होगा हमारा ब्रेन के ऊपर होगा, डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये वेंट्रिकल्स क्या है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कार्ड। सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कार्ड में ये क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, ठीक है। सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कार्ड। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। असल में ये कैसे होते हैं? कोलमनर सेल होते हैं ना, कोलमनर सेल होते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये इसका क्या है? स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसके अंदर क्या मौजूद है? सिलिया। ये इसके अंदर क्या मौजूद है? ब्रश बॉर्डर्स, ब्रश बॉर्डर, ठीक है। अच्छा, दूसरा पेन यूज करते हैं ताकि सही तरह नजर आए। देखें, ये ब्रश बॉर्डर से क्या रिलीज करता है? ये ब्रश बॉर्डर से रिलीज करता है सी एस
एफ। अब ये CSF क्या है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है, CSF है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये रिलीज करता है। ठीक है, अब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ब्रश बॉर्डर से क्या हो जाता है, न्यू सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इधर से क्या होता है, रिलीज होता है, और ओल्ड ओल्ड CSF, ओल्ड CSF जो होता है वो इधर से एब्जॉर्ब होता है, ओल्ड CSF क्या होता है, इधर से एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, इसके अंदर ये जो कोलमनर होता है सिलिएटेड कोलमनर, और ये सिलिया की वजह से कोलमनर सिलिएटेड सेल होता है, और ये इसका सेंटर के अंदर क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसे क्या कहेंगे, ये इसका सेंटर के अंदर क्या मौजूद है, दूसरे पेन से बनाते हैं गहरे कलर से, ये इसका क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है इधर। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि एपिंडाइमल सेल जो होता है वो ब्रेन वेंट्रिकल्स या सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कार्ड में मौजूद होता है। कैसा होता है, कोलमनर सिलिएटेड सेल होता है, इसके अंदर ब्रश बॉर्डर्स और दूसरा क्या होते हैं, सिलिया होते हैं। ब्रश बॉर्डर से ये रिलीज करता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को, न्यू सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को, और ओल्ड CSF को एब्जॉर्ब करता है वो सिलिया से। इसका न्यूक्लियस क्या होता है, मौजूद होता है पेरिफेरी के अंदर। ठीक है, और ये CSF का काम क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि CSF जो होता है वो ब्रेन को एक प्रोटेक्शन देता है और दूसरा ब्रेन को हल्का महसूस करवाता है। CSF ठीक है, हल्का होता है ना। 1.5 kg का जो ब्रेन है वो 0.8 kg का कैसे लगता है, वो इन CSF की वजह से, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की वजह से हमें लग रहा होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो माइक्रोग्लियल सेल हैं, ये हमें क्या देते हैं, इम्यूनिटी देते हैं। ये क्या देते हैं, इम्यून सिस्टम का इधर क्या कर रहे हैं, रोल अदा कर रहे हैं। किसका काम रोल कर रहे हैं अदा, इम्यून सिस्टम का। ठीक है, अच्छा, अब ये कैसे रोल अदा करते हैं, ये ऐसे होते हैं जैसे हमारे पास मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस होते हैं ना, वो वाला काम करते हैं ये मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस। जैसे ब्रेन के अंदर कोई ऐसी चीज आ जाती है, कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है, तो उसको इजीली क्या कर लेते हैं, ये फेगोसिटाइज कर लेते हैं। मींस कि अगर ये मोनोसाइट या मैक्रोफेज है और ये कोई बैक्टीरिया है, तो ये इसको क्या कर लेंगे, इजीली अपने अंदर इनगल्फ कर लेंगे, फेगोसाइटोसिस कर लेंगे, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, फेगो मीन्स क्या होता था, ईटिंग, और साइटोसिस मीन्स सेल, सेल का ईटिंग प्रोसेस ये कौन करते हैं, माइक्रोग्लियल सेल। और आपने एक बात याद रखनी है कि नर्वस सिस्टम की ओरिजिन क्या है, नर्वस सिस्टम की ओरिजिन क्या है, याद रख लें, नर्वस सिस्टम की ओरिजिन जो होती है वो हमारे पास एक्टोडर्मल होती है, एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट कौन से सेल, एक्सेप्ट ये हमारे माइक्रोग्लियल सेल, माइक्रोग्लियल सेल। आप मुझे बताएं, माइक्रोग्लियल सेल ब्लड के सेल हैं या नहीं है, भाई ये ब्लड के सेल हैं, भाई ये WBC वाला काम कर रहे हैं, ब्लड के सेल हैं। तो ये इनकी ओरिजिन कहाँ से, ब्लड की ओरिजिन कहाँ से होती है, तो वो होती है मीजोडर्मल, क्या होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन। ये बात याद रखनी है, नर्वस सिस्टम की जो होती है वो कौन सी होती है, एक्टोडर्मल होती है, और हमारे पास माइक्रोग्लियल सेल की जो ओरिजिन होती है वो कौन सी होती है, मीजोडर्मल होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। ठीक है, अब एस्ट्रोसाइट का काम क्या है, एस्ट्रो मीन्स स्टार, साइट मीन्स सेल। अब ये जो एस्ट्रोसाइट सेल होते हैं, ये एक तो हीलिंग प्रोसेस के अंदर काम आते हैं। मीन्स कि अगर कोई न्यूरॉन के अंदर डैमेज आ गया है तो उसको ये क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे। हीलिंग प्रोसेस के अंदर क्या आ गए, ये काम आ गए। ठीक है, और दूसरा काम ये क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, ये आपने याद रखना है, ब्लड ब्रेन, और तीसरा क्या, ये बैरियर, ब्लड और ब्रेन के दरमियान ये जो बैरियर है ये एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। ये क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखें, दूसरा कोई पेन यूज करते हैं, ठीक है, ये यूज कर लेते हैं। हाँ ठीक है, देखें ये हमारे पास क्या है, एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, एस्ट्रोसाइट, ये क्या है, एस्ट्रोसाइट, और ये क्या है, ब्लड की वेसल है। ठीक है,
और ये इस तरफ क्या मौजूद है, ब्रेन है, ठीक है। अब होता क्या है कि डायरेक्ट ब्लड जो है वो ब्रेन के सेल से नहीं मिल सकता, डायरेक्ट ब्लड जो है वो ब्रेन के सेल से नहीं मिल सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि बीच में क्या मौजूद है, एस्ट्रोसाइट है। अब देखें, इससे ना मीन्स के समझ हमें क्या आती है बात, देखें भाई, ब्लड के अंदर इंफेक्शन पहुंचना बहुत इजीली है, ब्लड के अंदर इंफेक्शन पहुंचना, बैक्टीरिया वायरस पहुंचना इजीली बात है, ठीक है। उससे भी इजी हमारे स्टमक के अंदर आना। भाई हम जो खाना खाते हैं, जो भी बाहर से खाना खा रहे होते हैं, तो वो इन्फेक्टेड होती है ना, काफी चीजें, समोसे, पकोड़े, गोलगप्पे वगैरह, तो वो हमें इन्फेक्शन इजीली हो जाता है, तो उधर से फिर ब्लड के अंदर भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन कोई मसला नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा मसला नहीं, मसला है लेकिन ज्यादा मसला नहीं। लेकिन अगर वो ही ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड डायरेक्ट ब्रेन के सेल को देगा तो फिर तो मसला हो जाएगा ना। भाई ब्रेन तो हमारा एक बहुत ही सेंसिटिव सा ऑर्गन है, अगर ब्रेन के अंदर थोड़ा सा भी इश्यू हो गया तो हमारे लिए तो मसला हो जाएगा। और आपने एक और बात याद रखनी है कि हर हर ऑर्गन के इर्द गिर्द क्या होता है, किसका नेटवर्क होता है, ब्लड वेसल्स का, कैपिलरी का नेटवर्क होता है। मींस के हर सेल जो होता है ऑर्गन का या बॉडी का, वो कनेक्ट होता है ब्लड के साथ। लेकिन ब्रेन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, एल्विलाई के ऊपर ब्लड की कैपिलरीज थी ना, जहां पर गैसेज एक्सचेंज होता था इजीली, लेकिन ब्लड और ब्रेन ये इजीली कनेक्टेड नहीं है। किन क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर इंफेक्शन है, वो डायरेक्ट अगर ब्रेन के अंदर चला गया तो मसला हो जाएगा। तो इसको कौन रोकता है? एस्ट्रोसाइट। अच्छा, अब एस्ट्रोसाइट क्या करता है, या एस्ट्रोसाइट की जो मेम्ब्रेन है, ये हाईली हाईली क्या होती है, सिलेक्टिव प्रीमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मींस के ये चेक करती है चीजों को, भेजने से पहले चेक करती है चीजों को, कि अगर इनके अंदर कोई इन्फेक्शन है तो मैं उसको उधर ही रोक लूं और साफ ब्लड किधर पहुंचाऊं, ब्रेन तक। ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है, ये बात आपने जहन के अंदर क्या करनी है, रखनी है, ठीक है। तो अब देखें, अब अगर देखें, ब्रेन के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं जा सकती, लेकिन अगर ब्रेन खुद क्या हो जाए, ब्रेन के अंदर कोई मसला हो जाए, तो कोई एंटीबायोटिक भी ब्रेन तक इजीली नहीं पहुंचती। इसलिए हम ब्रेन के लिए क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हाई डोज वाली एंटीबायोटिक यूज करते हैं। तो अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ब्लड ब्रेन बैरियर, एस्ट्रोसाइट को। अच्छा, इसके बाद शिवान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट, अब इनका काम सेम है। ये क्या करते हैं, माइलिन शीट बनाते हैं। ये क्या करते हैं, माइलिन शीट बनाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो शिवान सेल है और दूसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट है, तो फिर इनके अंदर फर्क क्या है। देखो, शिवान सेल और दूसरा कौन सा है हमारे पास, डेंट्रोसाइट। देखें, शिवान सेल जो है ये क्या करता है, ये बनाता है माइलिन शीथ, कौन से सेल के अंदर, कौन से नर्वस सिस्टम के सेल के अंदर, ये पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीथ बनाता है। और ओलिगोडेंड्रोसाइट किसके अंदर बनाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन आ जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और क्या आ जाती है, स्पाइनल कार्ड। इनके न्यूरॉन के ऊपर जो माइलिन शीट होगी वो ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाएगा, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सेल के ऊपर जो मींस के माइलिन शीट होगी वो कौन बनाएगा, शिवान सेल बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गए हमारे नॉन एक्साइटेबल सेल, जो मोर देन 50% ऑफ हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक्साइटेबल सेल के बारे में। इसके बारे में, एक्साइटेबल सेल के बारे में हम अभी क्या करेंगे, इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। एक्साइटेबल सेल के बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर, और इसके अंदर से सवाल आते हैं एंट्रेंस टेस्ट के अंदर ना, तो वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखें, दूसरा हमारे पास कौन से सेल है, एक्साइटेबल सेल, ठीक है, जो कि हमारी क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। और याद रख लें कि हमारी जो ये जो न्यूरॉन है ना, ये न्यूरॉन हमारी मल्टीपोलर है। ये न्यूरॉन हमारी क्या है, मल्टीपोलर है। हम इस न्यूरॉन को क्या कहते हैं, कि ये जो हमारी न्यूरॉन है ये क्या है, मल्टीपोलर। ये क्यों कह रहे हैं इसे, मैं आपको समझाता हूं। जब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आएंगे ना, उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा।
ठीक है। एक्साइटेबल सेल वो सेल जो क्या करेंगे, रिसीव करेंगे मैसेजेस को, ठीक है, उसको कन्वर्ट करेंगे नर्व इंपल्स के अंदर, जनरेट करेंगे, फिर कंडक्ट करेंगे और ट्रांसमिट करेंगे ना। ठीक है, तो मैं इसके अंदर न्यूरॉन के मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे। एक उसका नंबर 1 डेंड्रॉइड, ठीक है। नंबर 2 सेल बॉडी, या मैंने उसका नाम बताया था आपको साइटोन, पेरिकेरियन या सोमा कहते हैं उसे। और तीसरा क्या था, एक्सॉन। अच्छा, डेंड्रॉइड जो है ना, ये वर्ड आया है डेंड्रॉन से, ठीक है, डेंड्रॉन। और डेंड्रॉन मीन्स क्या होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इधर क्या बनाता हूँ, स्ट्रक्चर, एक्साइटेबल सेल का क्या बनाता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। चले, इधर क्या बना के दिखाता हूँ मैं आपको, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बना के दिखाता हूँ। देखें इधर, इधर हम बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, थोड़ा सा खराब बन गया, इसको थोड़ा इधर से दिखाते हैं, ठीक है, सही है। चलें। हम्म, ठीक, तो देखें, सही है, ये ये वाला पेन ये यूज करते हैं। चलें, देखें, नंबर 1 पार्ट मैं आपको बताऊं कि ये कौन सा पार्ट है, डेंड्राइट वाला, ठीक है, डेंड्राइट। ये क्या करेगा, ये रिसीव करेगा स्टिमुलस को, रिसीव द स्टिमुलस। अब ये स्टिमुलस क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंजिंग आए उसे क्या कहते हैं, स्टिमुलस। अब इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी चेंजिंग आ सकती है भाई, देखें, क्या टच एक चेंजिंग नहीं है इन्वायरमेंट के अंदर, वाइब्रेशन, कोल्ड, वार्मथ, ये सारे क्या है, इन्वायरमेंटल चेंजिंग है, ठीक है, इन्वायरमेंटल चेंजिंग। अच्छा, इनको ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। इसके बाद ये क्या आ गई, ये मैं आपको बता देता हूँ, हर चीज हम इधर क्या करेंगे, लिखेंगे ना, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ये आपकी सेल बॉडी, इसे क्या कहते थे, साइटोन, इसे क्या कहते थे, पेरिकेरियन, ठीक है, और इसे क्या कहते थे, सोमा। अच्छा, और ये इसका क्या आ गया, न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, चलें, ठीक है। और ये इसका साइटोप्लाज्म नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे न्यूरोप्लाज्म। इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम, न्यूरोप्लाज्म, ठीक है, न्यूरोप्लाज्म। अच्छा, इसके अंदर ना एक ये ये वाली चीजें ये मौजूद होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि इसे क्या कहेंगे, इसे थोड़ा सा नीचे आकर कहते हैं, इन्हें कहते हैं निजल ग्रेन्यूल्स। क्या कहेंगे, निजल ग्रेन्यूल्स। अच्छा, ये निजल ग्रेन्यूल्स हैं क्या, ये याद रख लें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। और इसके अंदर आपने एक और स्ट्रक्चर याद रखना है, मैं ब्लैक पेन से उसको बनाने की कोशिश करता हूँ या दूसरा पेन कोई यूज करते हैं इधर, हाँ ये वाला पेन जो डिफ्रेंशिएट करे ना, हाँ ये वाला पेन। इसके अंदर ना ये स्ट्रक्चर, ये ग्रीन कलर के अंदर जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसे आपने याद रखना है कि इसे कहते हैं, ये इधर स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, इन्हें कहेंगे न्यूरोफिलामेंट्स, न्यूरोफिलामेंट्स,
फिलामेंट्स। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये सेल बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं न्यूरोफिलामेंट्स। अच्छा, और आपने याद रखना कि ये जो न्यूरोफिलामेंट्स है ना, ये डेंड्राइट के अंदर भी मौजूद है। न्यूरोफिलामेंट जो हैं वो किधर मौजूद हैं, डेंड्राइट के अंदर भी मौजूद हैं और सेल बॉडी के अंदर भी मौजूद हैं। तो न्यूरोफिलामेंट के बारे में अगर कोई आपसे पूछ ले तो आपने बताना है कि न्यूरोफिलामेंट जो हैं वो सेल बॉडी के अंदर भी मौजूद हैं और डेंड्राइट के अंदर मौजूद, दोनों जगह पर मौजूद हैं। अच्छा, चलो ये सेल बॉडी हो गई। और सेल बॉडी का काम क्या था कि ये क्या करता है, ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है इसको नर्व इंपल्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये सेल बॉडी खत्म हुई, इधर से क्या स्टार्ट हो जाता है, एक्सॉन हिलॉक स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, पहाड़ी की तरह का स्ट्रक्चर, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर भी इसे कह रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद इधर क्या बनाते हैं हम, माइलिन शीथ। ये क्या है, माइलिन शीथ। ठीक है, चलें। और माइलिन शीथ को बनाने वाले कौन से सेल होते हैं, आपको पता होगा, माइलिन शीथ को बनाने वाले सेल होते हैं शिवान सेल। कौन से सेल हैं, शिवान सेल। और शिवान सेल कौन से नर्वस सिस्टम के सेल बनाते हैं, बताएं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सेलों को के ऊपर जो माइलिन शीथ होती है वो ये बनाते हैं। ठीक है। अब ये कौन से नर्वस सिस्टम का सेल है हमारे पास, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सेल है। ये न्यूरॉन जो मैं बना रहा हूं ये कौन से नर्वस सिस्टम का है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो मौजूद होता है ना एक्सॉन के अंदर, ये वाला, ये इसे बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। मैं बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया, डेंड्राइट हो गया, ये सेल बॉडी हो गई। और ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर मैं ये बना रहा हूँ ना, ये इधर से लेकर इधर तक, ये सारे के सारे को क्या कहते हैं हम, एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। चले ठीक है, ये हमें समझ आ गई बात। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर को आपके सामने बना के दिखाता हूँ ना। भाई देखें, सबसे ये वाला, ये जो बाहर वाला है, ये वाला, ये जो है हमारे पास क्या मौजूद है, ये आपको मैंने बताया शिवान सेल। शिवान सेल की सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूरीलेमा। क्या कहते हैं, न्यूरीलीमा। ठीक है। और ये शिवान सेल है तो इसका भी तो साइटोप्लाज्म होगा ना, इसका भी तो क्या मौजूद होगा, साइटोप्लाज्म। तो ये इसके साइटोप्लाज्म वाले को हम शिवान सेल कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, शिवान सेल है। अच्छा, इसके बाद ये ग्रीन कलर वाली, ये क्या है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड माइलिन शीथ। इसे क्या कहेंगे हम, माइलिन शीथ। अच्छा, माइलिन शीथ के अंदर ये क्या है हमारे पास, एक्सॉन की मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं एक्सोलीमा। क्या कहते हैं, एक्सोलीमा। और अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है इसे क्या कहेंगे हम, एक्सोप्लाज्म कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, एक्सोप्लाज्म। तो ऐसे आपने क्या करना है, न्यूरॉन को याद रखना है। अच्छा, इसे इसे इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। इसे क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है। या इसे कहते हैं एक्सॉन एंडिंग, एक्सॉन एंडिंग। अच्छा, इसके अंदर ये क्या मौजूद है, ये आपने याद रखने हैं। इन्हें कहते हैं साइनेप्टिक, साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक है। और इनके अंदर ये क्या मौजूद है, ये आपने याद रखने, ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ही खास न्यूरोट्रांसमीटर है जो हम पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं एसीएच, एसीटाइल कोलिन, एसीटाइल कोलिन। ठीक है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है। और इसे ना हम इस स्ट्रक्चर को एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन एंडिंग को प्री साइनेप्टिक नोड भी कह रहे होते हैं, लेकिन वो बात की बात है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीपोलर न्यूरॉन। और इसके अंदर ना कुछ चीजें और भी मैंने आपको बतानी है, वो आपने जहन के अंदर आप अपने रखनी है। भाई देखें, आप मुझे बताएं कि ये शिवान सेल जो मौजूद हैं ये वाले सारे क्या हैं, ऊपर वाले ये शिवान सेल हैं और अंदर माइलिन शीथ है। आप मुझे बताएं कि माइलिन शीथ कंटिन्यूस है, भाई आप मुझे बताएं कि माइलिन शीथ बिल्कुल कंटिन्यूस है। आप कहेंगे नहीं सर, माइलिन शीथ
नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। बट शिवान सेल, शिवान सेल क्या है, ये कंटिन्यूस है। ये सवाल एंट्री टेस्ट वाला पूछ रहा होता है। माइलिन शीथ नॉट कंटिन्यूस बट शिवान सेल इज कंटिन्यूस। और आपने एक बात और गौर की है कि दो माइलिन शीथ के दरमियान जगह है, इसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इसे क्या कहेंगे, आपने ये जहन के अंदर रखना है, इसे क्या कहेंगे, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। ये बात आपने क्या करनी है, जहन में रखनी है। बस इतना सा आपने इसका स्ट्रक्चर क्या करना है, जहन में रखना है। अब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे किसकी बुनियाद पर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा ये इसकी माइलिन शीथ की बुनियाद के ऊपर ना, फिर हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के ऊपर आएंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, और इसे हम क्या बोलते हैं, मेड्यूलेटेड, मेड्यूलेटेड। अच्छा, माइलिन शीथ को हम मेड्यूलेटेड शीथ भी कह रहे होते हैं, ठीक है। अब कुछ न्यूरॉन हमारे पास होते हैं जो क्या होंगे, माइलिनेटेड, माइलिनेटेड, या उन्हें हम क्या कहेंगे, मेड्यूलेटेड, मेड्यूलेटेड। और कुछ सेल हमारे पास होंगे, ऐसे होंगे जो माइलिनेटेड नहीं होंगे, नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेड्यूलेटेड, नॉन मेड्यूलेटेड, ठीक है। वो आपने क्या करने हैं, जहन के अंदर रखने। अब ये जो जिनके पास माइलिन शीट होगी, मेड्यूलेटेड होंगे, आप मुझे बताएं कि वो लिपिड रिच होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल होंगे, ये लिपिड रिच होंगे क्योंकि माइलिन शीट बनती ही लिपिड से, और ये लिपिड रिच होंगे। भाई ये तो लिपिड रिच नहीं होंगे, ये लिपिड रिच नहीं होंगे, ये लिपिड रिच होंगे। अच्छा, अब ये व्हाइटिश होंगे, ये कैसे होंगे, व्हाइटिश, और ये कैसे होंगे, ग्रेश। अच्छा, चलें, अब कुछ और बातें भी इसमें मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो कंडक्शन होगी, इसके अंदर कंडक्शन होगी फास्ट, मींस के इसके अंदर जो मैसेज ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा, फास्ट मैसेज ट्रांसफर। लेकिन लेकिन इसके अंदर मैसेज ट्रांसफर फास्ट नहीं होगा, इसके अंदर स्लो स्लो मैसेज ट्रांसफर होगा, इसके अंदर स्लो स्लो कंडक्शन होगी, इसके अंदर स्लो कंडक्शन होगी, उसके अंदर फास्ट कंडक्शन होगी। अच्छा, अब ये क्यों होगी, मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें ना। देखें, मैं ऊपर वाले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं, वो देखें, अगर हम देखें, देखिए बात सुने, इधर जो कंडक्शन होगी ना वो कैसी होगी, साल्टेटरी कंडक्शन होगी। कैसे, देखिए ये माइलिन शीथ है ना, तो मैसेज कैसे ट्रांसफर होगा, जहां पर माइलिन शीथ नहीं है, मींस के ये जंप करेगा, दूसरे पेन से बनाते हैं ताकि हमारे लिए कलर विजिबल हो, ठीक है। हाँ, ये कलर सही रहेगा। देखें, इधर से जहां पर माइलिन शीथ नहीं है, माइलिन शीथ इधर मौजूद नहीं है क्योंकि ये क्या है, नोड ऑफ रेनवियर है, ये क्या है, नोड ऑफ रेनवियर, ये वाला हिस्सा क्या है, नोड ऑफ रेनवियर है। इधर से फिर मैसेज किधर जाएगा, जहां पर माइलिन शीथ नहीं है, इस जगह पर माइलिन शीथ नहीं है, इस जगह पर माइलिन शीथ नहीं है, तो माइलिनेटेड जो होगा उसके जगह जगह पर क्या मौजूद होंगी, माइलिन शीथ, और वहां से मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा। मैसेज क्या करेगा, जंप लगाएगा, जहां पर माइलिन शीथ मौजूद नहीं है, जहां पर नोड ऑफ रेनवियर है, तो मैसेज क्या करेगा, जंप लगाएगा, जंप लगाएगा। इस कंडक्शन को कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, इसको क्या कहेंगे, साल्टेटरी कंडक्शन। देखें, तो इसके अंदर माइलिनेटेड शीट के अंदर कौन सी कंडक्शन होती है, जंप लगाती है, मींस के मैसेज कैसा क्या करता है, जंप लगाता है, साल्टेटरी कंडक्शन, साल्टेटरी कंडक्शन मींस के मैसेज कैसे होगा, जंप लगाएगा। लेकिन जिसके अंदर लिपिड होगा ही नहीं, लिपिड होगा ही नहीं, नॉन माइलिनेटेड होगी, मींस कि अगर मैं एक न्यूरॉन इधर बनाऊं, भाई ये नॉन माइलिनेटेड है,
ये क्या है, हमारे पास सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, ये नॉन माइलिनेटेड है और ये हमारे पास क्या है, माइलिनेटेड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, माइलिनेटेड है। ठीक है, ये ये हमारे पास क्या है, माइलिनेटेड है और ये हमारे पास नॉन माइलिनेटेड है। इसके अंदर कैसे न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे, मींस के न्यूरॉन के ऊपर मैसेज कैसे ट्रांसफर होगा, जंप लगाएगा। इसके ऊपर कैसे ट्रांसफर होगा, ऐसे। तो आप मुझे बताएं कि एक बंदा जंप लगाकर जा रहा है, दूसरा बंदा पैदल जा रहा है, तो पहले कौन पहुंचेगा, जो जंप पे लगाएगा। तो माइलिनेटेड में मैसेज जल्दी ट्रांसफर होता है, नॉन माइलिनेटेड में मैसेज स्लो ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब ये माइलिन शीट बनती कैसे, माइलिन शीट बनती कैसे। अब आप कहेंगे सर, जिस सेल के अंदर, चाहे वो मींस के सीएनएस का हो या पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओलिगोडेंड्रोसाइट या शिवान सेल मौजूद होंगे तो माइलिन शीट बनेगी। यही तो मसला आता है, इधर ही तो एंट्री टेस्ट वाला आपको फंसाता है। देखें इधर, मैं आपको पीएनएस की बात कर रहे हैं ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। मैं इधर समझाता हूँ आपको कुछ चीजें। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर देखें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीथ जो है वो कौन बना रहा है, शिवान सेल बना रहा है। ठीक है, ये बात है ना। ठीक है, बना रहा है, कुछ समझा करें चीजों को। भाई देखें, अब हमारे पास, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास कुछ होते हैं सेल माइलिनेटेड और कुछ हमारे पास हैं नॉन माइलिनेटेड। अब आप कहेंगे सर कि जो माइलिनेटेड हैं उनके अंदर शिवान सेल प्रेजेंट है, ऐसे कहेंगे आप, यकीनन ऐसे ही कहेंगे, शिवान सेल इनके अंदर प्रेजेंट है और नॉन माइलिनेटेड के अंदर शिवान सेल एब्सेंट है। ऐसी बात नहीं है, शिवान सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट है। इधर ही तो बच्चा आके क्या होता है, गलती करता है ना। भाई पूरा नर्वस सिस्टम का चैप्टर पढ़ता है, जब उसके लिए अंदर से सवाल आता है तो वो क्या कर लेता है, गलत करता है। अब वो मसला क्या है, शिवान सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन एक में माइलिन शीट बन रही है, दूसरे में माइलिन शीट नहीं बन रही। देखें बात सुने, शिवान सेल की अरेंजमेंट के ऊपर फर्क आता है। किसके ऊपर फर्क आता है, अरेंजमेंट के ऊपर, अरेंजमेंट के ऊपर फर्क आता है। देखें, नॉन माइलिनेटेड ऐसे सेल हैं, देखें ये अगर न्यूरॉन है ना, ये अगर क्या है, न्यूरॉन है नॉन माइलिनेटेड वाली, इसके ऊपर शिवान सेल ऐसे होता है मौजूद। ठीक है, ये क्या मौजूद है, शिवान सेल मौजूद है और ये क्या है, न्यूरिलिमा, न्यूरॉन मौजूद है। ये क्या है, न्यूरॉन, और इसके ऊपर क्या है, शिवान सेल। न्यूरॉन के ऊपर क्या मौजूद है, शिवान सेल। न्यूरॉन ने शिवान सेल के अंदर से न्यूरॉन क्या हो चुकी है, किरास हो चुकी है, इनरवेट हो चुकी है। अगर न्यूरॉन शिवान सेल के अंदर से किरास हो जाए तो उसके ऊपर माइलिन शीट नहीं बनती। ये बात याद रखें, ये बात आप याद रखें। अगर शिवान सेल को न्यूरॉन किरास करे, शिवान सेल को क्या, न्यूरॉन क्या करे, किरॉस करे, क्या करे, किरास करे, तो माइलिन शीथ नहीं बनेगी, माइलिन शीथ नहीं बनेगी। ये बात याद रखनी है। और अगर अगर ये न्यूरॉन है, ये क्या है, न्यूरॉन, और इसके ऊपर ये शिवान सेल क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इसके ऊपर रेपिंग करे। अगर रेपिंग करे शिवान सेल किसके ऊपर, न्यूरॉन के ऊपर। इफ, अगर मैं इधर लिखूं, इफ शिवान सेल रेपिंग, अच्छा ये इंग्लिश पे नहीं जाना, ये समझ जाना आप। इफ शिवान सेल रेपिंग ऑन ऑन न्यूरॉन, देन माइलिन शीथ क्या होगी, बनेगी, माइलिन शीथ बनेगी। ठीक है, फिर बनेगी। अच्छा, मैं इधर ना कुछ चीजें आपको समझा रहा हूं, वो समझ नहीं आपने। देखें, अब ये इसके ऊपर माइलिन शीट बनेगी जो इसके ऊपर रेप करे, क्या करे, इसके ऊपर जैसे पेज होता है ना, आप मीन्स के पेन के ऊपर या किसी चीज के ऊपर ऐसे कवर, मीन्स के जैसे टेप सोल्यूशन, आप किसी चीज के ऊपर, आप समझ लें कि पेन के ऊपर आप टेप सोल्यूशन चढ़ा रहे हैं। ऐसे अगर टेप सोल्यूशन चढ़े पेन के ऊपर, और पेन आप समझ लें न्यूरॉन है, और टेप सोल्यूशन समझ लें शिवान सेल है, तब जाके इसके ऊपर माइलिन शीट बनेगी। अब ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये शिवान सेल का क्या बनाता है, माइलिन शीट बनाता है। क्या बनाता है, माइलिन शीट। और जहां पर
थिन होती है, यहाँ पे ये देखे ना थिक है ना, इधर इधर रैपिंग क्या हुई पड़ी है थिक, इधर क्या थिन, इधर माइलिन शीथ नहीं बनती, इधर माइलिन शीथ नहीं बनती तो इधर क्या बन जाता है, नोड ऑफ रेनवियर, इधर नोड ऑफ रेनवियर, और इसी वजह से इधर क्या मौजूद होती है, साल्टेटरी कंडक्शन होती है, इधर माइलिन शीथ नहीं बनती। ये बात थोड़ी सी आपने जहन के अंदर रखनी है। और आपने याद रखना है कि ये इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, इस शिवान सेल की आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, न्यूरीलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरीलेमा। और ये जो अंदर है इसे क्या कहेंगे हम, एक्सोलीमा कहेंगे। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। अब मैं आपको समझाऊंगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। किसके बारे में, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। थोड़ा सा ये, हाँ हाँ, ठीक है, किसके बारे में हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। देखें, हमारे पास ना न्यूरॉन के कुछ टाइप्स हैं। इसके अंदर हमारे पास एक आ जाती है ए पोलर न्यूरॉन, दूसरी हमारे पास आ जाती है यूनी पोलर न्यूरॉन, दूसरी हमारे पास आ जाती है बाइपोलर न्यूरॉन, तीसरी हमारे पास आ जाती है सीडो यूनी पोलर न्यूरॉन, और आखिर में हमारे पास आ जाती है मल्टीपोलर न्यूरॉन, जो मैंने आपको पढ़ा दी है। ए पोलर, ए मीन्स क्या होता है, विदाउट। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि ए बायोलॉजी में आ जाए, आ जाए तो मीन्स क्या होता है, विदाउट पोल, इसके अंदर कोई भी पोल मौजूद नहीं होगा। पोल से मुराद है कि डेंड्राइट या एक्सॉन। यूनिपोलर, यूनी मीन्स वन पोल, एक डेंड्राइट मौजूद होगा इसके अंदर ना। बाइपोलर में, अच्छा, डेंड्राइट नहीं, एक्सॉन मौजूद होगा। बाइपोलर में इसके अंदर दो मीन्स के डेंड्राइट और एक्सॉन दोनों मौजूद होंगे। सीडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर तो मैंने आपको पढ़ा दिया। सीडो यूनिपोलर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। भाई ए पोलर मोस्ट मीन्स के प्रिमिटिव न्यूरॉन है। ये क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव न्यूरॉन का क्या है, सेल है हमारे पास ना। मोस्ट प्रिमिटिव या मोस्ट ओल्ड लगा लो, ठीक है, प्रिमिटिव पुराना, या फर्स्ट सेल ऑफ न्यूरॉन जो बना था। अब ये कौन से जानदार के अंदर बना था, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर बना था, तो आपने ये भी याद रखना है ये कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर बना था, सीलोन ट्रेटा, सीलोन ट्रेटा के अंदर। सीलोन ट्रेटा का दूसरा नाम क्या है, आपने याद रखना है, निडेरिया। ठीक है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर दूं मैं, क्या है, निडेरिया। ठीक है, किसके अंदर बना था, निडेरिया, जिसे हम निमेटोसाइट भी कहते हैं, निमेटोसाइट्स। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और ये कैसा सेल था, बस ऐसा था, इसके अंदर क्या थी, बस ये सेल बॉडी थी, इसके अंदर कोई डेंट्राइड कोई एक्सॉन नहीं था, इसके अंदर क्या मौजूद थी, सिर्फ सेल बॉडी मौजूद थी। अब ये यूनिपोलर जो होता है ये कैसा होता है सेल, देखें ना, यूनिपोलर जो होता है ना वो कुछ ऐसा सेल होता है जिसके अंदर क्या मौजूद होता है, एक्सॉन मौजूद होता है। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी सेल बॉडी हो गई। ठीक है, और ये इसके अंदर क्या मौजूद होगा, एक्सॉन। और ये होगा किधर, ये होता ह्यूमन में ही है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो सेल होते हैं वो कौन से होते हैं, ये वाले। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये मौजूद होता है। अच्छा, इसके बाद बाइपोलर, जिसके अंदर एक डेंड्राइट होगा और दूसरा क्या होगा, एक्सॉन होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। एक इसके अंदर क्या है मौजूद, डेंड्राइट, और ये सेल बॉडी या साइटोन पेरिकेरियन, और ये क्या है, एक्सॉन। अब ये किधर मौजूद होगा, भाई ये भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है। कहां पर, ये ओल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है ना, ये हम सांस लेते हैं तो हमारे पास ये जो न्यूरॉन होते हैं ना वो ये वाले होते हैं, बाइपोलर होते हैं, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में होते हैं। ठीक है, और दूसरा रेटिना ऑफ आई में, रेटिना ऑफ आई में। तीसरा सीडो यूनिपोलर कैसा होता है, भाई सीडो यूनिपोलर कुछ ऐसा होता है, पहले एक, उसके बाद ये क्या हो जाता है, दो बन जाता है ना। ये क्या है, डेंड्राइट, और सॉरी सेल बॉडी से हम कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, सेल बॉडी कहेंगे। ठीक है, सेल बॉडी,
और ये क्या है, एक डेंड्राइट आप कहें, और दूसरा क्या कहेंगे, एक्सॉन। अच्छा, ये कहां पर मौजूद होते हैं, ये डार्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कार्ड में मौजूद होते हैं। अब ये क्या बला है, देखें, ये मैं आपको जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा। डार्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कार्ड, इसके अंदर क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। और मल्टीपोलर न्यूरॉन जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ऊपर, वो आप अच्छी तरह क्या करें, उसे पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, न्यूरॉन को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के ऊपर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के ऊपर न्यूरॉन को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मीन्स के न्यूरॉन कैसे काम करता है, ठीक है। देखें भी भाई, हमारी बॉडी के अंदर ना क्या मौजूद होते हैं, रिसेप्टर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये रिसेप्टर कौन कौन से मौजूद होते हैं भाई, टच के लिए अलग है, कोल्ड, ये भी टच में ही आ जाते हैं, कोल्ड, वार्मथ, वार्म माना ठंडी लग रही है चीज, गर्म लग रही है, ये कैसे। अच्छा, दूसरे मीन्स के हीट के लिए, वो भी आ गए, ठीक है। पेन के लिए, दर्द तकलीफ के लिए भी रिसेप्टर मौजूद है, ठीक है। और रिसेप्टर जो मौजूद होते हैं, वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन के लिए भी रिसेप्टर क्या है, मौजूद है, ठीक है। कोई भी, ये क्या है, टच, कोल्ड, वार्मथ, पेन, वाइब्रेशन, ये क्या है, स्टिमुलस है, ये क्या है, स्टिमुलस। और ये कौन से स्टिमुलस हैं, इन्हें कहा जाता है एक्सटर्नल स्टिमुलस। मीन्स के बाहर कोई चेंजिंग आई है, उस चेंजिंग को रिसेप्टर एज अ मैसेज लेते हैं, और ये मैसेज लेकर ये किसको भेजते हैं, याद रख लें, ये भेजते हैं सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन का दूसरा नाम है, आपने याद रखना है, सेंसरी न्यूरॉन का दूसरा नाम है रिसेप्टर न्यूरॉन। इसी का तीसरा नाम है एफरंट न्यूरॉन। क्या नाम है, एफरंट न्यूरॉन भी इसी को कहते हैं, ठीक है, एफरंट न्यूरॉन। अच्छा, इससे आगे मैं आपको बताता हूं मैसेज कहां पे जाता है भाई, ये रिसेप्टर हो गया, सेंसरी न्यूरॉन या एफरंट न्यूरॉन। अब मैसेज कहां पर जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को किधर लेकर जाएगी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ गया हमारे पास, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इधर क्या जाएगा, मैसेज जाएगा। चले, अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी न्यूरॉन मौजूद है, वो न्यूरॉन कौन सी है, वो याद रख लें, इंटर न्यूरॉन उसे कहते हैं, उसे ही हम रिले न्यूरॉन कहते हैं, उसे ही कनेक्टिव न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहेंगे, कनेक्टिव, कनेक्टिव न्यूरॉन। उसे ही हम याद रख लें एसोसिएटिव न्यूरॉन कहते हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन। अब क्या होगा, इधर फैसला होगा कि आगे करना क्या है। अब इधर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज को भेजेगा किसके जरिए, मोटर न्यूरॉन के जरिए, या मोटर न्यूरॉन का दूसरा नाम है इफरंट, इफरंट न्यूरॉन, ठीक है। ये किधर भेजेगा, ये भेजेगा इफेक्टर के पास। इफेक्टर के अंदर दो चीजें आ जाती हैं हमारे पास, एक आ जाते हैं मसल्स, दूसरे आ जाते हैं ग्लैंड्स, ठीक है। हुआ क्या, कोई भी मैसेज आया, कोई भी क्या आया, मैसेज आया, टच, कोल्ड, वार्म, पेन, वाइब्रेशन, वो रिसेप्टर ने उसको मैसेज बनाकर सेंसरी न्यूरॉन के जरिए किधर भेजा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मैसेज भेजा मसल्स या ग्लैंड्स को, किसके जरिए, मोटर न्यूरॉन के जरिए। मैं इधर ना आपको एक मिसाल समझा देता हूँ भाई, ये एक इंसान है, ठीक है, ये इसका क्या है, हाथ है, ठीक है। इस हाथ को क्या लगी, एक मीन्स के सुई लग गई। जिसे सुई लगी तो आप मुझे बताएं, ये पेन है, तकलीफ होगी, तो ये पेन रिसेप्टर इधर मैसेज को कन्वर्ट करेगा, ठीक है, किसको देगा, सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन इधर से मैसेज को लेकर जाएगी इसके ब्रेन के पास। ब्रेन के पास ले गई तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने बना लिया कि इसका हल क्या करना है।
ये फिर वापस मैसेज को भेजेगा एज आ किसके जरिए, मोटर न्यूरॉन के जरिए, इफरंट न्यूरॉन के जरिए, और वो इसको मैसेज भेजेगा मसल्स को मैसेज भेजेगा कि इसको हाथ को इधर से हटाया जाए। बस इतना सा आपने याद रख लेना है। फर्दर हम नर्वस सिस्टम के अंदर देखेंगे, जब मैं ब्रेन पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, अब हमारे पास बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आने वाला है जो समझना बहुत आपके लिए जरूरी है। समझना आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो टॉपिक है हमारा नर्व इंपल्स के ऊपर। वो किसके ऊपर हमारा टॉपिक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा किसके ऊपर, नर्व इंपल्स के ऊपर। नर्व इंपल्स, और ये आपने लाजमी समझना है। अब नर्व इंपल्स है क्या, मैं आपको बताता हूं कि अगर एक मिसाल है कि ये क्या है, एक न्यूरॉन है। ठीक है, अब ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन का मैंने आपको क्या बना के दिखाया इधर, ये चले पूरा ही न्यूरॉन बना देते हैं ना। ठीक है, चले पूरा ही न्यूरॉन बना देते हैं। देखिए इधर, अब ये न्यूरॉन के अंदर ना, इसे हम बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसे क्या बोलते हैं, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और बाहर को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब इन इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर मैं आपको ना इधर इजीली कुछ चीजें समझा देता हूं ताकि आपके जहन के अंदर बात बैठे। नर्व इंपल्स है क्या, देखें, एक क्या है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। दूसरा कौन सा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसके अंदर आयंस की फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है। आयंस की क्या मौजूद है, फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स के आयन फिक्सडली तकसीम हुए पड़े हैं। वो कौन कौन से आयन हैं, वो याद रखने, एक हमारे पास सोडियम का है, दूसरा पोटाशियम का है। अब इन आयन की फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या आ जाए, चेंजिंग आ जाए। क्या आ जाए, चेंजिंग आ जाए, उसे कहते हैं नर्व इंपल्स। भाई क्या है नर्व इंपल्स, क्या है, इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है न्यूरॉन का, उसके अंदर आयंस की फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। वो आयंस कौन से हैं, सोडियम और पोटाशियम। उसके अंदर उनकी फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चेंजिंग आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स क्या हो गया, जनरेट हो गया। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। अब नर्व इंपल्स के अंदर ना हमारे पास चार चीजें। नंबर वन, इसके अंदर क्या मौजूद है, आर एम पी। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। नंबर टू, इसके अंदर क्या है, एपी। नंबर थ्री, पी ओ आई। और नंबर फोर, इसके अंदर क्या है, साइनेप्सिस। ठीक है, या ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। ट्रांसमिशन ऑफ क्या है, इंपल्स, या इसे बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, नंबर वन क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आरएमपी को क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या कहेंगे इसे, ओहो, देखें इधर, इसे क्या कहेंगे, नॉट वर्किंग। अच्छा, इसे क्या कहेंगे, सॉरी, देखें, इसे क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई तो मेरा मकसद आज की वीडियो बनाने का पूरा हो गया। एक्शन पोटेंशियल, और इसे कहेंगे प्रोपगेशन ऑफ इंपल्स। प्रोपेगेशन ऑफ इंपल्स। ठीक है, और आखिर वाला क्या है, साइनेप्सिस। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का दूसरा नाम आपने याद रखना है कि उसको दूसरा नाम क्या देते हैं, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन नहीं, पोलराइजेशन, सॉरी, क्या कहते हैं उसे, पोलराइजेशन, या पोलराइज्ड मेम्ब्रेन।
ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे याद रख लेना, डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। ठीक है। और ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स और साइनेप्सिस, बाकी बातें अलग है। ठीक है। आगे मैं आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सही तरह समझाता हूँ और आगे चीजें समझा देता हूँ। देखें भी, इधर सबसे पहले आपको समझ आनी चाहिए, नंबर 1, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है। ये आपको सही तरह समझ आनी चाहिए ताकि आगे के प्रोसीजर हमें समझ आए। ठीक है। चले, देखें इधर, अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आपको ना सही तरह समझाता हूँ इधर चीजें। ठीक है। चले, इधर थोड़ा सा हमें वक्त लग सकता है, लेकिन हमने इसको समझना अच्छी तरह ही है। ठीक है। चलो, ठीक है। सही है, ओके। चलें, दूसरा एक पेन यूज करते हैं ताकि विजिबल हो। भाई, ये हमारे पास कौन से चैनल हैं, सोडियम के, और ये हमारे पास पोटाशियम के चैनल है। ये कौन सा है, सोडियम के, और ये हमारे पास किसके हैं, पोटाशियम के चैनल। चलो, देखें इधर बात सुन, ये वाले जो चैनल है ना, ये वाले, इन्हें कहा जाता है लीकी चैनल। क्या कहा जाता है, लीकी चैनल। और ये क्या होते हैं, ऑलवेज, ऑलवेज क्या होते हैं ये, ऑलवेज ओपन होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑलवेज ओपन होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑलवेज ओपन। ठीक है। अच्छा चलो, सोडियम और पोटेशियम के ये लीकी चैनल है, ये ऑलवेज ओपन है। अच्छा, ये हमारे पास सोडियम और पोटेशियम के जो चैनल हैं, इन्हें कहा जाता है वोल्टेज गेटेड चैनल। इन्हें क्या कहा जाता है, वोल्टेज गेटेड चैनल। और ये एक पार्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर ओपन होते हैं। हर वोल्टेज के ऊपर मींस के ऑलवेज ओपन नहीं होते, ये पार्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर क्या होते हैं, ओपन होते हैं। चलें, ठीक है। अब होता क्या है कि मैं आपको इधर समझाऊं कि अंदर से जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो क्या होती है, याद रख लें, नेगेटिव होती है। अंदर से क्या होती है मेम्ब्रेन, नेगेटिव, और बाहर से क्या होती है, पॉजिटिव। अब ये क्या सिनेरियो है, मैं आपको समझाता हूँ। अंदर नेगेटिव क्यों होती है और कितनी होती है, याद रख लें, अंदर से नेगेटिव होती है -70 मिली वोल्ट। ठीक है, इतनी नेगेटिव ये होती है अंदर से। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। अब अंदर क्यों नेगेटिव होती है, क्योंकि अंदर जो है वो एनायन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं केटायन के मुकाबले में। एनायन इज ग्रेटर देन केटायन। एनायन इज नेगेटिव चार्ज, केटायन इज पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा दूसरा इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिवली प्रोटीन, इसके अंदर नेगेटिवली प्रोटीन मौजूद होते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले प्रोटीन इसके अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अच्छा, बाहर क्या होता है कि केटायन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, वो ज्यादा होते हैं किसके मुकाबले में, एनायन पे। और अगर आपको ये ग्रेटर वाला साइन समझ नहीं आता ना, तो आप देख लें कि ये जो साइन है ना, ये आप लगा लें मुंह है। इस तरफ मुंह खुला हुआ है और इस तरफ मुंह क्या है, बंद है। जिस तरफ खुला हुआ है वो चीज बड़ी है, जिस तरफ बंद है वो चीज क्या, छोटी है। मुंह बंद होता है तो छोटा लगता है और मुंह खुला होता है तो बड़ा लग रहा होता है। ठीक है, चलो, ये बात हमने समझ ली। और तीसरी बात, और आपने याद रखना है कि अंदर जो है वो पोटाशियम ज्यादा होते हैं, सोडियम कम होता है। और बाहर जो है वो सोडियम ज्यादा है और पोटाशियम कम है। ये बात याद रखनी है। और ये क्या है, ये हमारे पास, इसे बोलते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपी पंप। सोडियम पोटाशियम एटीपी पंप, या इसे कहते हैं
या इसे कहते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपीएज। ठीक है, मैं समझाता हूँ ये होता क्या है। चलें, इससे ना पहले मैं आपको एक बात बताता चलो, ये कुछ चीजें आपने समझ ली। होता क्या है, ये जो लीकी चैनल है ऑलवेज ओपन है ना, अब इससे क्या होता है कि हमेशा मूवमेंट होती है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या होता है देख मैं समझाता हूँ भाई। सोडियम जो है वो कहां पर ज्यादा है, बाहर। सोडियम ग्रेटर है पोटाशियम से, और अंदर हमेशा क्या ज्यादा है, पोटाशियम। अंदर हमेशा पोटाशियम ज्यादा है, बाहर हमेशा सोडियम ज्यादा है। ऐसे ही होता क्या है कि बाहर से हमेशा सोडियम किधर आता है, अंदर आता है। बाहर से हमेशा सोडियम किधर आता है, अंदर आता है। और अंदर कौन सी चीज ज्यादा है, अंदर पोटाशियम ज्यादा है, तो अंदर से हमेशा बाहर कौन जाएगा, पोटाशियम जाएगा। ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है। हमेशा अंदर कौन आता रहेगा, सोडियम, क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा है। पोटाशियम अंदर से बाहर जाएगा क्योंकि पोटाशियम अंदर ज्यादा था और बाहर जा रहा है। आप मुझे बताएं कि इधर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इधर तो प्रोसेस हो रहा है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से चीजें कहां पर जाती हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ। हाई कंसंट्रेशन टू किधर जाती है चीजें, लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है, डिफ्यूजन का। और ये किसके जरिए हो रहा है, ये चैनल्स के जरिए हो रहा है। किसके जरिए हो रहा है, ये चैनल्स के जरिए हो रहा है। और चैनल्स के जरिए हो रहा है तो ये डिफ्यूजन कौन सी हुई, ये हुई फैसिलेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन हो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजें आए, लेकिन चैनल्स के जरिए आ रही हैं तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्योंकि सोडियम अंदर ज्यादा है, बाहर सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर आ रहा है। पोटाशियम अंदर ज्यादा है तो कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है। चले, अब क्या होगा कि अगर सोडियम अंदर आता रहे, पोटाशियम बाहर जाता रहे, तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो होता क्या है, सोडियम पोटाशियम एटीपी पंप जो सोडियम अंदर आ रहा है क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर निकालता है, 2 पोटाशियम को अंदर लेकर आता है। किसके बदले, एक एटीपी के बदले, ताकि जो सोडियम अंदर आया है वो बाहर चला जाए, जो पोटाशियम बाहर गया था वो किधर आ जाए, अंदर आ जाए, दोबारा नॉर्मल स्टेट मेंटेन रहे। ये प्रोसेस कौन करता है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएज या सोडियम पोटाशियम पंप। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, एक हमारे पास सोडियम पोटाशियम एटीपी पंप होता है, सोडियम और पोटाशियम के लीकी चैनल होते हैं, दूसरे सोडियम और पोटाशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। ये पार्टिकुलर वोल्टेज पे ओपन होते हैं, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान ओपन नहीं होते, इनका कोई मकसद नहीं है। अंदर से ये नेगेटिव चार्ज होती है, बाहर से पॉजिटिव चार्ज होती है। क्यों नेगेटिव चार्ज होती है, अंदर नेगेटिव आयन ज्यादा है, पॉजिटिव आयन कम है। अंदर नेगेटिवली प्रोटीन भी ज्यादा है, -70 मिलीवोल्ट जितना इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, बाहर क्या है, पॉजिटिव आयन ज्यादा है, नेगेटिव आयन कम है, इसी वजह से बाहर से ये क्या होती है, पॉजिटिव नजर आ रही होती है। और इसी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम पोलराइज्ड मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन भी इसी वजह से इसे कहा जाता है, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि लीकी चैनल ऑलवेज ओपन है। बाहर सोडियम ज्यादा है तो बाहर से सोडियम अंदर आता रहेगा, अंदर पोटाशियम ज्यादा है तो अंदर से पोटाशियम बाहर जाता रहेगा। ये क्या हो रही है, डिफ्यूजन हो रही है। किसके जरिए हो रही है, चैनल्स के जरिए हो रही है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसको क्या करना है कि सोडियम को बाहर करना है, पोटाशियम को अंदर करना है। मींस के मेंटेन करनी है ना कंडीशन, जैसे पहले था कि सोडियम अंदर, सोडियम बाहर है और पोटाशियम अंदर है। इस प्रोसेस को मेंटेन कौन करता है, सोडियम पोटाशियम एटीपी पंप। वो क्या करता है, एक एटीपी के जरिए 3 सोडियम को बाहर करता है और 2 पोटाशियम को अंदर रखता है। आपसे एंट्री टेस्ट वाला सवाल पूछेगा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान क्या एटीपी खर्च होते हैं, क्या तवानाई खर्च होती है। आप कहेंगे रेस्ट की हालत में तो तवानाई खर्च नहीं होगी। बच्चे, तवानाई खर्च हो रही है, तभी तो 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटाशियम अंदर आ रहे हैं और कंडीशन इक्विलिब्रियम पर मौजूद है। अच्छा, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गई, ये समझ आ गई। अब दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या है, एक्शन पोटेंशियल का। अब क्या होगा कि मैसेज आएगा, एक्शन पोटेंशियल पर मैसेज आएगा। देखते हैं, चलें, एक्शन पोटेंशियल में आपको समझाता हूं। थोड़ा सा लैपटॉप हो गया है गर्म, तो इसके नीचे थोड़ी सी एयर करनी पड़ेगी। चलें,
चलो, तो एक्शन पोटेंशियल मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरह। ठीक है, इसके दो पार्ट्स बनाएंगे हम, एक ए पार्ट और दूसरा। और एक्शन पोटेंशियल का दूसरा नाम आपने याद रखना है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, देखें ना, इसको समझना ना बहुत ट्रिकी है, ये नर्व इम्पल्स को। देखें, इसके अंदर ए पार्ट और दूसरा बी पार्ट। अब क्या होगा, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगी, नंबर वन इसके अंदर क्या होगा, याद रख लें कि इसके अंदर ये हमारा सोडियम पोटाशियम पंप जो होगा वो डीएक्टिवेट होगा। ठीक है, चलें, ये सोडियम पोटाशियम पंप क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। अब ये लीकी चैनल तो ओपन रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया क्या, कि ये ऑलवेज क्या है, ओपन है, ये ऑलवेज ओपन है। ठीक है, चलो, ये ऑलवेज ओपन है। होगा क्या कि सोडियम कहां पर ज्यादा है, बाहर, तो सोडियम अंदर आता रहेगा। ठीक है, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं है, पोटाशियम अंदर से बाहर जाता रहेगा। ठीक है, अब आगे जो प्रोसेस है, होगा क्या एक्शन पोटेंशियल के दौरान, के वोल्टेज गेटेड चैनल जो किसके थे, ये तो पोटाशियम के हैं, हमें पता है। जो सोडियम के हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। इधर क्या होगा, एक दूसरा प्रोसेस, ओपनिंग ऑफ सोडियम सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आती है, एक तो डीएक्टिवेट होगा सोडियम पोटेशियम पंप, और दूसरा ओपनिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या होगा कि ये जो था सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये क्या हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं, सोडियम इधर से भी अंदर आ रहा है। तो मींस के ओवरऑल सोडियम का इफ्लक्स हो रहा है लीकी चैनल्स के जरिए भी और वोल्टेज गेटेड चैनल के जरिए भी। तो मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान अंदर क्या थी, नेगेटिव थी। क्यों, क्योंकि अंतर कौन से आयंस ज्यादा थे, पोटाशियम के। ठीक है, आयंस ज्यादा थे, नेगेटिव चार्ज ज्यादा थी। अब कौन से चार्ज आने शुरू हो गए हर जगह से, सोडियम, तो ये नेगेटिव से कैसे होना शुरू हो जाएगी, ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। ये कितना पॉजिटिव होगी, ये -70 मिली वोल्ट से कितना, प्लस प्लस 30 मिली वोल्ट तक ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जबकि बाहर से पॉजिटिव चार्ज आयन अंदर आ रहे हैं, तो बाहर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, पोलराइजेशन से मेम्ब्रेन क्या हो चुकी है, डीपोलराइजेशन। इसे क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल, और इसे बोलते हैं नर्व इंपल्स जनरेशन। और मैंने आपको क्या बताया था कि नर्व इंपल्स होता क्या है, कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, और ये कौन सा है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर जो आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है सोडियम पोटेशियम के, उसके अंदर चेंजिंग का आ जाना, उसे नर्व इंपल्स कहते हैं। तो ये नर्व इंपल्स जनरेट हो रहा है सोडियम पोटेशियम के अंदर, क्या आ रही है, चेंजिंग आ रही है या नहीं। ठीक है, और अगला हिस्सा वैसे का वैसे, अगला हिस्सा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर ही है। तो अगले हिस्से में क्या होगा, अगले हिस्से के अंदर हर काम चल रहा है। ठीक है, प्रोसेस इजीली चल रहे हैं, नॉर्मल। ठीक है, चलें, अगला हिस्सा मैं आपको बना देता हूं। तो अगला हिस्सा आप मुझे बताएं कि सोडियम किधर आएगा, हमेशा की तरह अगला हिस्सा नॉर्मल है। अगला हिस्सा अगला हिस्सा क्या है, नॉर्मल। तो सोडियम अंदर आते जाएंगे, पोटाशियम बाहर जाएंगे, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है, लीकी चैनल है। लीकी चैनल तो ऑलवेज ओपन। और ये सोडियम गेटेड चैनल वोल्टेज वाले, और पोटाशियम के ये क्या रहेंगे, ये तो क्लोज ही रहेंगे भाई, ये क्या रहेंगे, ये तो क्लोज रहेंगे। और इधर क्या होगा कि अंदर से मेम्ब्रेन क्या होगी, नेगेटिव होगी, और बाहर से क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, और इधर सोडियम पोटेशियम एटीपी
पंप जो है वो एक्टिव ही होगा, वो क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर निकालेगा, 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आएगा, कितने के जरिए, 1 एटीपी के बदले। ऐसे होगा या नहीं होगा? तो ऐसे ही होगा। अच्छा, ये हो गया। अगली तरफ यही प्रोसेस चल रहा है। अब क्या होगा, नंबर 3, इसे हम बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स। वो मैं आपको इधर ही समझा देता हूं, प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, अब क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये क्या करंट करंट पैदा हो रहा है ना, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरफ जाएगा और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर जाएगा। करंट करंट कहां से कहां फ्लो करता है, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये ए टू बी जा रहा है और इधर भी ए टू बी, क्योंकि करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये क्या होगा कि ये मैसेज, ये स्टिमुलस अगली इस मेम्ब्रेन को मिलेगा, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है, तो ये दोबारा किसमें, जैसे मैसेज मिलेगा तो ये किसमें आ जाएगी, एक्शन पोटेंशियल में, और पिछली मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन से दोबारा रीपोलराइजेशन में। मैं क्या समझाता हूं आगे भाई, अगला हिस्सा बड़ा समझने वाला है, अगला हिस्सा बड़ा समझने वाला है। ठीक है, तो प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स में आपको समझाता हूं, अगला हिस्सा में आपको समझाता हूं, थोड़ा सा ये वर्क करे। चले, अगला हिस्सा में आपको समझा देता हूं। देखें इधर भाई, अगला हिस्सा, इसके अंदर ये वाला पेन यूज करते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, चले, भाई आपने देखा कि आगे जैसे स्टिमुलस मिलेगा तो आप मुझे बताएं कि ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। लीकी चैनल का मसला नहीं है, लीकी चैनल आप बताते रहे मुझे, लीकी चैनल आप मुझे बताते रहे कि लीकी चैनल तो ओपन रहेंगे, लीकी चैनल तो ओपन रहेंगे, क्योंकि लीकी चैनल से ये सोडियम किधर आएगा, अंदर, पोटाशियम कहाँ जाएगा, बाहर। ठीक है, और इधर क्या होगा कि सोडियम के जो चैनल होंगे वो हो जाएंगे ओपन, क्योंकि इधर एक्शन पोटेंशियल आई है। ठीक है, और पोटाशियम के चैनल जो होंगे वो क्या रहेंगे, क्लोज होंगे। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल में इधर डीपोलराइजेशन, वो मैंने आपको पूरा इजीली समझा दिया है ना। अच्छा चलें, और इधर से मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और इधर से नेगेटिव, -70 मिली वोल्ट से कितना हो जाएगा, प्लस 30 मिली वोल्ट हो जाएगा। पीछे की बात आ रही है, पीछे क्या होगी, रीपोलराइजेशन होगी, रीपोलराइजेशन। मैं ये समझाता हूं, इधर क्या होगा, ये वाला जो है ना पंप, इसके ऊपर हम आते हैं। भाई ये हमारे पास, ये इसकी बात करता हूं, ये वाले, भाई ये लीकी चैनल है, इनकी तो बात ही ना करें, इनसे सोडियम आता रहेगा और पोटाशियम बाहर जाता रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे ही आपने देखा था कि इधर हुआ क्या था, -70 मिली वोल्ट से किधर बात आई थी, +30 मिली वोल्ट पे ना। इधर क्या होता है कि मैं आपको बताता हूं, जैसे +30 मिली वोल्ट आता है ना, तो ये जो सोडियम के चैनल्स होते हैं, सोडियम के चैनल्स इधर क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और पोटाशियम के चैनल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। रिपोलराइजेशन में पोटाशियम के चैनल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, पोटाशियम के चैनल क्या हो जाएंगे, इधर ओपन हो जाएंगे। रिपोलराइजेशन में पोटाशियम के चैनल ओपन हो जाएंगे, ये बात आपने याद रखनी है। होगा क्या, पोटाशियम अंदर से किधर जा रहा है अभी, बाहर। आप मुझे बताएं, पोटाशियम इधर से भी बाहर जा रहा है, और पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल से भी बाहर जा रहा है। रिपोलराइजेशन, पोटाशियम चैनल जो ओपन होते हैं वो कौन से पे, +30 मिली वोल्ट पे सोडियम के चैनल्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और पोटाशियम के चैनल्स +30 मिली वोल्ट पे क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। पोटाशियम बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव आयंस बाहर जा रहे हैं, तो ये +30 मिली वोल्ट से वापस वापस कौन से पे आ रहा है, -70 मिली वोल्ट पे ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अच्छा अंदर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, और बाहर से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसको क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं रीपोलराइजेशन, इसे क्या कहते हैं,
रीपोलराइजेशन, ठीक है। और आगे क्या होगा, ये डीपोलराइजेशन, आगे तो मैसेज ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर होता रहेगा। और अच्छा, ये -70 पे भी नहीं रुकेगी, ये -70 पे भी नहीं रुकेगी, पोटाशियम और बाहर जाता रहेगा। पोटाशियम का एक मसला है, अव्वल तो ये खुलते नहीं है, अगर खुल जाए तो ये जल्दी बंद नहीं होते। -70 पे भी पोटाशियम बाहर जा रहा है, मीन्स अंदर और नेगेटिव होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, -90 मिलीवोल्ट। इसे बोलते हैं रीपोलराइजेशन की एक स्टेज आती है, जिसे बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन। और आखिरी जो हमारा प्रोसेस रह गया है वो है हमारे पास साइनेप्सिस, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इधर थोड़ा सा मुझे काम याद आ गया है, तो मैं थोड़ा सा आपको ना इधर ग्राफिकल मेथड से भी समझा देता हूँ, और मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इधर लैपटॉप हैंग कर रहा है, तो देखिए ना भाई, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हुआ क्या था। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, चले आप इसको ना समझ लेना, मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है, ठीक है। मैं आपको ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा देता हूँ। चलें थोड़ा सा, एक मिनट, एक मिनट। हम्म, मैं आपको ना इधर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा देता हूँ, कि नर्व इम्पल्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कहते हैं। नर्व इम्पल्स को हम्म, हम्म, चलें वो मैं आपको ना अगले में थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि इधर ये बहुत ज़्यादा लैग करना शुरू हो गया है, तो वो मैं आपको ना आगे समझा देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा ये बात भी वेट कर रहा है अभी का।